आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी केयर की, उसकी बेसिक एक्सरसाइजेस की, जिससे हम अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हमारे पास दो फेजेस आ जाते हैं रेस्पिरेशन में। एक होता है एक्सपायरेशन फेज और एक होता है इंस्पायरेशन फेज। जो इंस्पायरेशन होता है वो बेसिकली हम एयर को इनहेल करते हैं, और जो एक्सपायरेशन होता है वो एयर एक्सहेल प्रोसेस होता है। अब हम ये बात करें कि हमारे पास जो इनहेलेशन होता है वो बेसिकली हमारे अपने कंट्रोल में होती है। हमारी जो मस्कुलर एफर्ट होती है वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करती है, और जो एक्सपायरेशन होती है वो पैसिव होती है, नहीं करते हैं। एक्सपायरेशन बेसिकली पैसिव प्रोसेस होते हैं, और जो हमारे पास इंस्पायरेटरी फेज होती है वो 1/3 होती है हमारे एक्सपायरेटरी फेज के। कुछ वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इन वॉल्यूम्स और इन कैपेसिटीज़ को। हमारा तो टॉपिक ही बेसिकली बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम अपनी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको बताने का मकसद ये है कि आपको इन वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ का पता होगा तो ही आपको पता चल सकेगा कि इनकी अल्ट्रेशन की वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डिजीज़ेज़ आती हैं, जिनको ओवरकम करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। स्टार्टिंग विद हम सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं। लाइक मैं अब बोल रही हूँ, तो जो मैं अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रही हूँ और वो जो मैं एक्सहेल कर रही हूँ, वो हमारे पास एक टाइडल वॉल्यूम, एक नॉर्मल एयर है, जो कि आपकी बॉडी में 500 ml प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो जब आप लोग अपनी नॉर्मल इनहेलेशन से ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं एयर को, तो वो इंस्पायरेटरी वो रिजर्व वॉल्यूम होता है। और जो हम अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सहेल कर लेते हैं उनको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। जो इंस्पायरेटरी होती है वो आपकी बॉडी में 3100 ml होती है, और 1500 ml, 12 से 1500 ml आप लोगों के एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कैपेसिटीज़ की। एक वॉल्यूम होता है जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल आपके लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, उनको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज़ की। बेसिकली जो कैपेसिटीज़ होती है वो हमारे वॉल्यूम को सम अप होती है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली एक्सरसाइजेस का है कि हम रेस्पिरेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिजीज़ की स्टेट्स में, तो बेसिकली हमारे पास जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है व्हेन एवर देयर इज़ द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जब होती हैं। आप लोगों को चाहिए कि व्हेन एवर आप लोगों को कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, आप लोगों के माइंड में ये जो वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ हैं वो अपने माइंड में आपको प्रेजेंट रखनी है, ताकि आप उस प्रॉब्लम को असेस कर सकें, उसकी असेसमेंट तैयार कर सकें। अब हम बात करेंगे अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। जो हमारे पास ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो पेशेंट की रेंज पर डिपेंड करती हैं कि पेशेंट किस रेंज में उनको परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें, तो अगर आप लोगों ने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है तो हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिनको हम कहते हैं पोजीशनिंग या ब्रीदिंग कंट्रोल। अब पोजीशनिंग और ब्रीदिंग कंट्रोल, आपने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को एक्सरसाइज जो है वो ब्रीदिंग कंट्रोल और पोजीशनिंग सजेस्ट की जा रही है। बेसिकली जो ब्रीदिंग कंट्रोल है आप लोगों को, वो आप लोग जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों को परफॉर्म करवाएगा। अब आप लोगों को एक रिलैक्स पोजीशन दी जाएगी कि आप लोग इस रिलैक्स पोजीशन पे रहें। अब वो रिलैक्स पोजीशन आप लोगों को कोई भी हाई सिटिंग हो सकती है, हाई जो आप लाइन करते हैं वो हो सकती है आप लोगों की रिलैक्स पोजीशन। आप लोग जो पेशेंट है उसको इनकरेज करते हैं कि वो अपनी नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम वो कर रहा है उससे ज़्यादा थोड़ा सा वो कर सके, अपने इनहेल या एक्सहेल कर सके। उसकी चेस्ट को लोअर प्लेस करते हैं आप लोग, ताकि वो अपने जो उसके जो बाकी अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो रिलैक्स हो सकें। अब अगर आप लोगों ने पेशेंट को गाइड करना है तो इनिशियली आप लोग पेशेंट को गाइड करेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट और जो भी पेशेंट खुद भी अपना जो हैंड होता है वो अपने अपर एब्डोमेन में प्लेस करता है, ठीक है। जैसे हम ये कहेंगे कि वो अपने अपना हैंड प्लेस करता है, और आप लोग जो है वो पेशेंट की ब्रीदिंग को फील करते हैं कि उस पेशेंट की जो ब्रीदिंग है उसमें अप एंड डाउन कहाँ पर आ रही हैं, कहाँ पर पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट है वो राइज हो रहा है और कहाँ पर पेशेंट का जो ब्रीदिंग रेट है वो फॉल कर रहा है।
अब जो हमारे पास लेंथ होती है, जो इस पूरी टेक्निक का टाइम होता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी प्रेजेंटेशन पे, कि पेशेंट अपने आप को खुद कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उसकी रेंज कितनी है, पेशेंट कितनी सिवियर ब्रीदिंग में है, पेशेंट किस हालत में है, वो उस ट्रीटमेंट को कैसे एक्वायर करेगा। और हमने उसको ऐसी, अगर तो उसकी ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ है तो हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको रिलैक्स करके पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट को आप लोग स्लो करेंगे, उसको एकम्पनी करेंगे कि वो अपने टाइडल वॉल्यूम को नॉर्मल कर सके, उसको ऐसी पोजीशन अडाप्ट करवाएंगे उसकी। अगर तो पेशेंट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने उसको कहा कि आप हाफ लाइन पे बैठ जाएं, अगर तो पेशेंट जो है उस पोजीशन को एक्वायर नहीं कर पा रहा तो आप लोग पेशेंट को अल्टरनेटिव पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसको सपोर्ट, जो डायाफ्राम की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो सके और उसका जो डिस्पनिया है वो डिक्रीज कर सके, मीन्स उसकी जो ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ हो गई है वो कम हो सके। कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जो आप लोगों की ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकती हैं। बेसिकली आप लोगों ने स्टेप लीन फॉरवर्ड करना है। ये अब आई एम नॉट हैविंग सम सफिशिएंट अपरेटस कि मैं आपको बता सकूं, तो बेसिकली आप लोग जो फॉरवर्ड हेड इस तरह जब लेटते हैं तो बेसिकली ये आपकी स्टेप फॉरवर्ड लीन सिटिंग होती है जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। आप लोग साइड लाइन पे हैं और हाफ साइड लाइन पे हैं, वो आप लोगों की ब्रीदिंग कंट्रोल है। आप लोग जो रिलैक्स सिटिंग पोजीशन पे होते हैं लाइक दिस, वो आप लोगों की ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं। ये वो पोजीशंस हैं जो आप पेशेंट को सजेस्ट, आप किसी नॉर्मल पर्सन को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर उसकी ब्रीदिंग जो है उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो वो ऐसी पोजीशन अडेप्ट करे और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सके। फॉरवर्ड लीन सिटिंग भी हो सकती है, फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग भी हो सकती है, या बैक लीन स्टैंडिंग। आप जो अपनी बैक है वो वॉल के साथ प्लेस करके खुद को फॉरवर्डली अगर प्लेस करें तो ये आपकी फॉरवर्ड जो बैक लीन स्टैंडिंग होती है। ये सब जो है ये आप लोगों की ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं। ये थी हमारे पास ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ पोजीशंस थी। बेसिकली हमने बात की कि हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं पोजीशनिंग के थ्रू। तो पोजीशन आप लोगों की ठीक होगी तो आप लोगों की जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे। अब हम बात करें तो कुछ हमारे पास फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक्स भी होती हैं। फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक्स के लिए आप लोगों के पास जो पोजीशंस होनी चाहिए वो हाफ लाइन है, ठीक है। उसी तरह ही आप लोगों ने या फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना हैंड प्लेस करना है। बट अब जहाँ पर हमने उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट के ऊपर अपना हैंड जो है वो लोअर एब्डोमेन में प्लेस किया था, अब हम अपने हैंड जो है वो लंग्स के ऊपर प्लेस करेंगे। लंग्स के जो 2 हफ्स होते हैं उनके दरमियान में अपना हैंड जो है वो प्लेस करेंगे एंड देन हम पेशेंट की उस पीरियड को, उस ब्रीदिंग को फोकस करेंगे कि कहाँ पर राइज और कहाँ पर फॉल हो रहा है। एक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप अपने थॉरेक्स को एक्सपैंड कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, ठीक है। और जो हम थर्ड पढ़ने लगे हैं वो है जो मैं थर्ड आपको बताने लगी हूँ वो है हमारे पास एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। ये हम उन पेशेंट में परफॉर्म करवाते हैं जिनकी सिक्रीशंस जो होती हैं वो मिनिमल होती हैं, जो कि सही तरह से मतलब उनकी पोस्चरल ड्रेनेज पोजीशन होती है, उनका पोस्चर जो होता है। और ये हम इस वजह से करवाते हैं ताकि जो उनकी ब्रोंकियल सिक्रीशंस है जहाँ से एयरवेज होती है वो पास हो रही होती हैं वो क्लियर हो सकें। इसमें हम अपनी थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस भी डालते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल भी करते हैं और अपनी फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन से हमारे पास एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग होती है। और एक दफ़ा जब पेशेंट जो है उसको सांस उसका थोड़ा सा बेहतर होने लगता है तो हम उसको ये टेक्निक रोक देते हैं और पेशेंट खुद से अपने सांस लेने के लिए मतलब वर्कआउट करता है, वो सेल्फ ट्रीटमेंट रिजाइम जो होता है वो यूज़ करता है और फिर अब हैबिचुअल हो जाता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। उसको पता चल जाता है कि उसने ऐसे सांस लेना है और ऐसे नहीं। थैंक यू।